निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, उच्च दाब पर द्रव के रूप में यह सिलेंडरों में भरी जा सकती है। बात सही है, उच्च दाब पर यह द्रव के सिलेंडरों के रूप में भरी जा सकती है। सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। सिलेंडर से CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है और इस ईंधन के ताप को भी नीचे ले जाता है। ईंधन के ताप को भी नीचे ले जाता है। तो इसमें कौन सा कथन तो सही हो जाएगा। तो 1 2 3 कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। यह ईंधन के ताप के नीचे भी ले जाते हैं। तो 1 2 3 सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त किया जा सकता है, तो ये किसके द्वारा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट से और पोटेशियम बाइकार्बोनेट से। सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट से पाई जाती है। निम्नलिखित में स्वतः दहन कौन नहीं है, तो स्वतः दहन क्या नहीं है, तो जंगल की आग स्वतः दहन है। कोयले में खान में लगी आग भी स्वतः दहन। फास्फोरस भी। गैस स्टोव नहीं है, ठीक है, गैस स्टोव नहीं है। किसी मोमबत्ती के ज्वाला को पूर्ण दहन के बाद क्षेत्र का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। मोमबत्ती के ज्वाला के पूर्ण दहन के बाद क्षेत्र का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। मोमबत्ती ज्वाला में पूर्ण दहन किस क्षेत्र जोन में आता है, बाद क्षेत्र में। ज्वाला में पूर्ण दहन किस क्षेत्र जोन में आता है, तो बाद क्षेत्र में। ये मोमबत्ती हो गया। बिना जली मोमबत्ती सबसे आंतरिक क्षेत्र होते हैं, जिसे काला होता है, आंतरिक क्षेत्र वाला काला। और आंशिक दहन वाला मध्य भाग कैसा होता है, तो आंशिक दहन वाला मध्य भाग पीला होता है और पूर्ण दहन वाला नीला होता है। सबसे गर्म भाग होता है नीला, कम गर्म होता है। और सबसे कम आंशिक दहन वाला भाग का रंग कैसा होता है, पीला। और सबसे आंतरिक क्षेत्र का काला और पूर्ण दहन वाला बाह्य क्षेत्र होता है नीला। अच्छा ईंधन क्या है, तो अच्छा ईंधन क्या होगा, ये सहज उपलब्ध हो जाता है। ये सहज रूप से क्या हो जाती है, उपलब्ध होती है अच्छा ईंधन। यह सस्ता होता है और वायु के समान दर से सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। अच्छा ईंधन क्या करता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। तो 1 2 3 4 ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा ईंधन सहज उपलब्ध हो जाता है। यह सस्ता और वायु के समान दर से सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। ईंधन का ऊष्मीय मान समानता निम्नलिखित में से किस इकाई में व्यक्त किया जाता है, तो किलो जूल प्रति किलोग्राम में। ईंधन का ऊष्मीय मान समानता किस इकाई में व्यक्त किया जाता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम में ईंधन का ऊष्मीय मान समानता व्यक्त किया जाता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम में। इसका मिलान करना है तो मिलाओ। मीथेन क्या होता है, तो मीथेन का 5000 ने 50,000। मीथेन का ऊष्मीय मान कितना होता है, 50,000 होता है मीथेन का ऊष्मीय मान। पेट्रोल का कितना होता है, पेट्रोल का ऊष्मीय मान कितना, 45,000। मीथेन का 50,000 होता है और पेट्रोल का 45,000 होता है। CNG का ऊष्मीय मान कितना होगा, तो CNG का ऊष्मीय मान कितना, 50,000। मीथेन हो गया, CNG इसका ऊष्मीय मान 50,000, पेट्रोल का 45,000। LPG का सबसे ऊष्मीय मान कितना होता है, ऊष्मीय मान तो 55,000। मीथेन CNG का 50,000, पेट्रोल का ऊष्मीय मान 45,000, LPG का 5500 होता है ऊष्मीय मान।
कोयले के दहन में निम्न में से कौन सी समस्या संबंधित होती है? कोयले के दहन में से समस्या तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, अम्लीय वर्षा और विषाक्त धातु अशुद्धता वाली राख। उपरोक्त में से सभी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, अम्लीय वर्षा, विषाक्त धातु अशुद्धता वाली राख कोयले दहन से अधिक समस्या होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ देते हैं। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल है जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं, ये सही है। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, अत्यंत दमघोटी और संक्षारक गैस भी कहते हैं। कोयले और डीजल के दहन से क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसे अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। अतिरिक्त पेट्रोल इंजन होते हैं जो नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। तो 1, 2, 3 सभी सही हैं। कोयले और डीजल दहन की सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। कोयले और डीजल क्या निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन गैस ऑक्साइड छोड़ते हैं। पेट्रोल इंजन क्या करते हैं? नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण के बारे में दिया गया। पहला कह रहा है वन उन्मूलन के परिणाम। तो वन भूमंडलीय उष्मीकरण, तो ये सही है। मरुस्थलीकरण और वर्षा की कमी। तो 1, 2, 3 इसमें से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन वन उन्मूलन के परिणाम है? तो वायुमंडल में तापमान में वृद्धि, ये वन उन्मूलन का परिणाम है। और वायुमंडल में CO2 का स्तर वृद्धि, ये भी वन उन्मूलन का परिणाम है। भूजल में स्तर में वृद्धि, जब वन उन्मूलन तो बारिश नहीं पड़ेगा तो भूजल में स्तर में वृद्धि नहीं होगा, कमी हो जाएगी। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि, तो ये भी सही है। बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि हो सकती है वन उन्मूलन के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। एक जगह जहाँ जानवरों के अनेक प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है उन्हें कहा जाता है वन्यजीव अभयारण्य कहा जाता है। एक जगह जहाँ जानवरों के अनेक उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है उन्हें कहा जाता है वन्यजीव अभयारण्य कहते हैं। उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? वन्यजीव अभयारण्य। वह स्थान जहाँ प्राणी अपने प्राकृतिक पर्यावास में सुरक्षित रहते हैं उसे वन्यजीव अभयारण्य कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं या जीव मंडल रिजर्व कहा जाता है। वह स्थान जहाँ प्राणी प्राकृतिक पर्यावास में सुरक्षित रहते हैं, तो वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीव मंडल रिजर्व, इन उपयुक्त में से सभी। वन्यजीव पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के अधिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र डैश कहलाता है। तो जो पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के अधिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र को क्या कहलाते हैं? तो जीव मंडल रिजर्व कहलाते हैं। किसका अर्थ है कि किसी क्षेत्र में विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीव की विभिन्न प्रजातियां होती हैं? तो जैव विविधता में। किसमें? जैव विविधता में किसी क्षेत्र में विशेष पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रजातियां होती हैं उसे जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होती है? तो जीव मंडल रिजर्व। कौन सा क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक करती है? तो जीव मंडल रिजर्व। जीव मंडल रिजर्व। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में सही कथन का चयन करना। ये संरक्षित क्षेत्र हैं जो केवल स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? तो ये संरक्षित क्षेत्र हैं जो केवल स्थानिक प्रजातियों के लिए हैं। तो स्थानिक नहीं, केवल स्थानिक प्रजातियों के लिए नहीं है। ऐसे क्षेत्र जो केवल पौधे और जीवों के संरक्षण के लिए हैं।
सही कथन। तो इसमें पौधे एवं जीवों के संरक्षण के लिए है, केवल नहीं तो केवल लगेगा तो गलत होगा। ये वे क्षेत्र जो जैव विविधता के सांस्कृतिक उनको बनाए रखने में मदद करती है। संस्कृति से हमको कोई मतलब है नहीं। जो जैव ये वे क्षेत्र हैं, ये जैव क्षेत्र जो जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये वन जीव अभयारण्य जो आरक्षित संरक्षित क्षेत्र है जहाँ आवासों और प्राकृतिक संसाधनों को स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं। तो ये उपयोग नहीं कर सकते स्वतंत्र रूप से, आवासों प्रकृति के लिए नहीं होता। तो ये सब क्या गलत, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में मदद करती है। कह रहा है कि उन कथनों पर विचार कीजिए और सही नहीं है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जगत एवं जीव जंतु प्राणी जगत कहलाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु को प्राणी जात कहलाते हैं। ये क्या है, तो ये सही है। पौधे एवं जंतुओं के स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाए जाते हैं उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहा जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाए जाते हैं उसे विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहा जाता है। ये क्या है, सही है। ये भी क्या है, सही है। ये भी सही, ये भी सही। जैव मंडल जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं के मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्ण निषिद्ध और दंडनीय अपराध है। जैव मंडल है जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं के मारना या शिकार करना पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध है और दंडनीय अपराध है। ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। स्पीसीज इन सजीवों में समिष्ट कौवा समूह जो एक दूसरे के अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। स्पीसीज सजीवों के समिष्ट कौवा समूह जो एक दूसरे के अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं उसे सक्षम होते हैं। स्पीसीज सजीव जो समिष्ट कौवा समूह जो एक दूसरे के अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। तो ये सही हो जाएगा। स्पीसीज कहलाते हैं। अब अभ्यारण्य का वह स्थान है जो प्राणियों एवं जंतुओं के मारना शिकार करना और निषिद्ध जैव नहीं है, ठीक है ना। जैव अभ्यारण्य रहता तो वही बात सही हो जाता। भारत का पहला आरक्षित वन क्या है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला आरक्षित वन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। पहला आरक्षित, भारत का प्रथम आरक्षित वन क्या है, तो सतपुड़ा। यह वनस्पति जगत, वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि, ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करने में उपयुक्त में से ज़्यादा सटीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान कौन है, राष्ट्रीय उद्यान। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि, ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं, उपयुक्त में से सटीक होते हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या होता है, तो प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य होता है देश के बागों में उत्तरजीविता। प्रोजेक्ट टाइगर देश की बागों में उत्तरजीविता, देश के बागों में संवर्धन, देश के बागों के शिकार अधिक वृद्धि होंगे। गलत बात है। एक और दोनों क्या हो जाएंगे, सही। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें मानवीय गतिविधियां जैसे चराना, अवैध शिकार, जानवरों के पकड़ना या मारना या जलाबान, पौधे की लकड़ी या औषधियों के एकत्र करने का स्वीकार नहीं है। तो किसमें स्वीकार नहीं है, तो राष्ट्रीय उद्यान में स्वीकार नहीं किया जाता। किसमें, राष्ट्रीय उद्यान में स्वीकार नहीं किया जाता। जानवरों के मारना, लकड़ियों के काटना, पकड़ना और औषधियों का एकत्र करना, ये राष्ट्रीय उद्यान में वर्जित माना गया। परितंत्र के निर्माण में भाग लेते हैं, तो क्या लेते हैं भाग, अजैव घटक, सभी पौधे, प्राणी और सूक्ष्म जीव। परितंत्र बनाने के लिए अजैव घटक भी होते हैं और सभी पौधे भी होते हैं, प्राणी भी होते हैं और सूक्ष्म जीव भी होते हैं। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है वे विलुप्त हो सकते हैं, वे संकटपन्न जातियाँ होती हैं।
वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं, संकटपन्न जाते हैं कहलाते हैं। 1 टन कागज बनाने के लिए डैश पूर्ण विकसित पेड़ लगते हैं। तो ये टोटल 1 टन कागज बनाने के लिए 17 पूर्ण विकसित पेड़ लगते हैं। 1 टन कागज बनाने के लिए 17 पूर्ण विकसित पेड़ लगते हैं। 1 टन बनाने के लिए 17 वृक्ष लगता है, ठीक है ना। जंतुओं के जनन के बारे में तो कथनों पर विचार कीजिए और असत्य गलत को चुनना है। तो जंतुओं में जनन 2 विधि होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक होते हैं। तो अलैंगिक और लैंगिक होते हैं। जनन में 2 ही विधि होता है, लैंगिक और अलैंगिक। ये गलत है। जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, नर तो उसे लैंगिक जनन, ये भी क्या है, सही। तो ये सही। कौन सा कथन असत्य यानी गलत है। 2 विधियाँ होते हैं और लैंगिक जनन कहलाता है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कौन से कथन असत्य नहीं, सत्य होना चाहिए। और युग्मक संलयन 2 विधि होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक होते हैं। तो एक और दोनों सही हो जाएगा, ठीक है ना, गलती दिया हुआ। जंतुओं में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर बनते हैं क्या, तो युग्मनज बनते हैं। नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर क्या बनते हैं, तो युग्मनज बनते हैं। नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। नर युग्मक या शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो ये वृषण में होते हैं। शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो वृषण में। मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं, वह कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो अंडाशय में उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन यानी गलत कथन को पहचान करना है, ठीक है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी बहुकोशिकीय है, ये सही है। अंडाणु भी क्या है, बहुकोशिकीय। अंडाशय में किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु तथा डिंब का निमोचन अंडवाहिनी में होता है, अंडवाहिनी में नहीं होता, ठीक है ना, फ्लैपियन ट्यूब में होता है। निषेचन फैलता केवल 2, इसका क्या है, गलत हो जाएगा। अंडाशय में किसी एक अंडाशय के विकसित अंडाणु तथा डिंब का निमोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय का वह भाग जिसमें शिशु का विकास होता है और शुक्राणु की तरह अंडाणु में एकल कोश का होता है। कौन सा कथन सही है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, ये सही है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं और निषेचन के परिणाम यूनिट का निर्माण करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और कह रहा है कि मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं के आंतरिक निषेचन होता है, तो ये भी क्या सही है। नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एसबन मुर्गी में बाह्य निषेचन होता है, तो ये भी सही है, बाह्य निषेचन होता है। एस्टोम मुर्गी में अंडपरजक जंतु होते हैं, तो अंडपरजक जंतु होते हैं, तो ये दोनों के दोनों क्या है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पात्रीय निषेचन से संबंधित है, तो पात्रीय निषेचन से क्या संबंधित है, अंडाणु को महिला शरीर के बाहर शुक्राणु के साथ निषेचित किया जाता है। जो कृत्रिम रूप से निषेचन किया जाता है, बाहर में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, तो बाह्य निषेचन किसमें होता है, तो उभयचरों में बाह्य निषेचन होता है। स्तनधारियों पशु में, रेप्टाइल्स में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन उभयचर में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। किसमें बाह्य निषेचन नहीं होता है, बाह्य निषेचन किसमें नहीं होता है,
कह निम्नलिखित में से किस में बाह्य निषेचन नहीं होता है? तो मेढक में होता है, मछली में होता है, स्टारफिश में होता है, लेकिन कुत्ता में बाह्य निषेचन नहीं होता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए उपरोक्त में से सभी में से। मानव निषेचन के संबंध में है तो युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। युग्मनज लगातार क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है और कोशिकाओं के गोले में बदल जाती है। क्या सही है? कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों के प्रवर्धित करती है। ये भी सही है। निषेचन के परिणामस्वरूप जो युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण परिवर्धित हो जाती है, तो ये भी सही है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है, तो ये भी सही है। 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। चूजे का उष्मायन अवधि लगभग कितने दिनों का होता है? चूजे का उष्मायन अवधि कितना होता है? तो इसका अवधि चूजे का उष्मायन अवधि कितना होता है? तो 21 दिन होता है। कितना? 21 दिन होता है चूजे का उष्मायन अवधि। उष्मायन अवधि मीन्स क्या होता है? चूजे बनने में 3 सप्ताह लगते हैं, यानी 21 दिन। चूजे को बनने में लगभग कितना? 21 दिन लगता है, 3 सप्ताह। उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देता है? उसे जरायुज कहते हैं। उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देता है? उसे जरायुज कहा जाता है। अंडे देने वाले जानवरों को अंडप्रजक होते हैं और जरायुज जो बच्चे देते हैं। टेडपोल निम्नलिखित में से किसकी प्रारंभिक अवस्था है? तो मेढक का। टेडपोल प्रारंभिक अवस्था है मेढक का। अमीबा में अलैंगिक जनन किस प्रकार के होता है? तो द्विविभाजन के द्वारा। किसके द्वारा अमीबा में अलैंगिक जनन होता है? तो द्विविभाजन के कारण होता है अलैंगिक जनन अमीबा में। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? तो ये मुकुलन के द्वारा होता है। अमीबा में द्विविभाजन के द्वारा होता है। अमीबा में द्विविभाजन और हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा होता है। हाइड्रा में मुकुलन। ईस्ट में अलैंगिक जनन किस प्रकार के होता है? तो मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। डॉली स्कॉटलैंड में रोसलिन इंस्टीट्यूट में बनाया जाने वाला पहला क्लोन एक डैश था। तो ये डॉली भेड़ का एक नस्ल है। ये 5 जुलाई 1966 को हुआ था, ठीक है ना। यह एडिनबर्ग स्कॉटलैंड रोजलिन इंस्टीट्यूट में किया गया था। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड रोजलिन इंस्टीट्यूट में किया गया था। एक लड़की जिसकी आयु 9 वर्ष है तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर, वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 9 वर्ष की है और उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर, वृद्धि काल की समाप्ति की अनुमानित लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 160। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? लंबाई और बटा एज गुने 100, ठीक है। लंबाई बटा एज 120 है, लंबाई कितना? 120 सेंटीमीटर और 75 कहाँ से? 75 9 वर्ष के, तो 75 से डिवाइड करेंगे गुना 100 कर देंगे। 75 से डिवाइड करना है एज में, तो 25 या 75, 25 4 100, 40 6 160 सेंटीमीटर को जाना, 75 सेंटीमीटर से डिवाइड करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। विचार करते हैं। सही नहीं है तो गलत को चुनना है। शरीर के सभी अंग समान दर में से वृद्धि होता है। सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं होता, ठीक है ना, ये गलत बात है। परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं और अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भिन्न भिन्न होती है। अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त करते हैं और अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि कर में भिन्न भिन्न होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा। लंबाई में एकाएक वृद्धि डैश के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। तो यौवन आरंभ में होता है, एकाएक वृद्धि होता है यौवन आरंभ में। कथनों पर विचार कीजिए और सही नहीं है। तो किशोरावस्था में स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि प्रारंभ होता है और लड़कों को स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। किशोरावस्था में स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है और लड़कों को स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो सही नहीं है, तो ये गलत है। स्वर यंत्र लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है किशोरावस्था में।
लैरिंग्स में नहीं होता, पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। लड़कों में बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकले हुए भाग के रूप में देखा जा सकता है जिसे कंठ मणि कहलाता है। तो ये सही है। तो गलत कौन है? पहला। लड़कों में बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकले हुए एक भाग के रूप में देखा जा सकता है जिसे क्या कहा जाता है? एडम्स एप्पल कहते हैं। जो कंठ के गले के बाहर निकलता है उसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कहा गया कौन से कथन सही हैं। ठीक है। समानतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है जबकि लड़कियों का स्वर गहरा होता है। लड़कियों का सब स्वर क्या होता है? तो उच्च तारत्व वाला होता है लड़कियों का स्वर, और जबकि लड़कियों का स्वर गहरा होता है। लड़कों का स्वर क्या होता है? गहरा होता है। लड़कियों का उच्च तारत्व होता है। मस्तिष्क का अधिकतम विकास शैशवावस्था में होता है। मस्तिष्क का अधिकतम विकास कहाँ कब होता है? तो शैशवावस्था में होता है। तो इसमें गलत है, धीरे धीरे बढ़ता है, शैशवावस्था में नहीं होता, शैशवावस्था में नहीं होता। तो एक क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। लड़कियों के स्वर क्या होते हैं? उच्च तारत्व होते हैं जबकि लड़कों का स्वर क्या होता है? गहरा होता है। मस्तिष्क का अधिकतम विकास डैश में होता है तो किशोरावस्था में होता है। मस्तिष्क का अधिकतम विकास होता है किशोरावस्था में। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन डैश के द्वारा उत्प्रेरित और नियंत्रित होते हैं। तो किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन डैश द्वारा उत्प्रेरित और नियंत्रित होते हैं। तो हार्मोन होते हैं या अंतःस्रावी ग्रहण के द्वारा शारीरिक परिवर्तन होता है। हार्मोन्स चेंज होने के कारण या अंतःस्रावी ग्लैंड्स के कारण क्या हो जाते हैं? हार्मोन उत्प्रेरित या नियंत्रित हो जाती है। किशोरावस्था के दौरान देखे गए परिवर्तन में कौन सा लड़कों के साथ जुड़ा नहीं है? तो उच्च तीक्ष्ण आवाज़ होते हैं जो लड़कों के साथ जुड़ा नहीं है। मूंछों का दिखना, चौड़े कंधे, ऊंचाई में वृद्धि है उच्च तीक्ष्ण आवाज़ वाले जो किशोरावस्था के परिवर्तन में लड़कों के साथ जुड़ा नहीं होता। किशोरावस्था के दौरान विकसित द्वितीय लैंगिक अभिलक्षण डैश होते हैं। किशोरावस्था के दौरान विकसित द्वितीय लैंगिक अभिलक्षण डैश होते हैं। तो ये 10 के सी हो गया ना। किशोरावस्था के दौरान विकसित द्वितीय लैंगिक अभिलक्षण डैश होते हैं। तो इसका क्या? लड़का और लड़की में विकसित अभिलक्षणों में अंतर होते हैं। किशोरावस्था में द्वितीय लैंगिक अभिलक्षण में लड़का और लड़की में विकसित अभिलक्षणों में अंतर होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन यौवनारंभ के दौरान विषण का कार्य करती है? तो टेस्टोस्टेरोन का स्राव। टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है जो यौवनारंभ के दौरान विषण के कार्य करता है। टेस्टोस्टेरोन का। निम्न में से कौन यौवनारंभ के दौरान अंडाशय का कार्य नहीं है? तो टेस्टोस्टेरोन का स्राव क्या होता है? तो अंडाशय का कार्य नहीं है। यह टेस्टोस्टेरोन अंडाशय का कार्य नहीं है। जनन कोशिकाओं का निर्माण करता है यौवनारंभ के दौरान अंडाशय। तो टेस्टोस्टेरोन अंडाशय में नहीं पाया जाता। ठीक है ना। अंडकोश में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लैंगिक हार्मोन गौण लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये सही है। लैंगिक हार्मोन क्या होते हैं? तो गौण लक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं लैंगिक हार्मोन। गौण लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। पीयूष ग्लैंड द्वारा स्रावित होते हैं हार्मोन। लैंगिक हार्मोन किसके द्वारा? पीयूष ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होती है और नियंत्रित भी होती है। और लैंगिक हार्मोन गौण लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो एक और दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। महिलाओं के जनन आयु तब शुरू हो जाता है जब उनका क्या हो जाता है? तो उसका मासिक धर्म शुरू हो जाता है। 10 से 12 वर्ष में प्रारंभ हो जाती है। कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से कथन सही है। कौन से कथन है जो उनमें से सही है? युग्मा की परिपक्वता और एवं उत्पादन की क्षमता में पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों की अपेक्षा अधिक तक रहती है पुरुषों में युग्म की परिपक्वता। सही बात है। स्त्रियों के जनन अवस्था का प्रारंभ यौवनारंभ से हो जाता है और समानतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है। ये भी सही है। प्रारंभ में ऋतुस्राव का चक्र नियमित हो सकता है तथा उसके अनियमित होने में कुछ समय लग सकता है। तो 1 और 2 क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ऋतुस्राव चक्र नियमित हो सकता है तथा उसके अनियमित होने में कुछ समय लगता है।
ये भी गलत बात है। अनियमित होने में कोई समय नहीं लगता, नियमित हो सकता है। प्रारंभ में ऋतुस्राव क्या होते हैं? तो निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें कह रहा है, जन्म लेने वाले शिशु का लिंग निर्धारण का संदेश होता है और यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे से संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। तो ये सही है। जन्म लेने वाले शिशु का लिंग निर्धारण का संदेश होता है, यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे से संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होते हैं। स्त्री में 2 गुणसूत्र हैं जबकि पुरुष में X और Y गुणसूत्र होते हैं। 2 X गुणसूत्र होते हैं, तो एक और दोनों क्या हो जाएंगे? सही। गुणसूत्र किस में उपस्थित होते हैं? तो केंद्रिका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रिका में क्या होते हैं? गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज मानव नर में विकसित होता है। तो शुक्राणु में एक वायु गुणसूत्र में निषेचन के बाद युग्मनज मानव नर में विकसित होगा। नर माने मर्द के शुक्राणु वायु गुणसूत्र में होता है। एक वायु गुणसूत्र में युग्मनज मानव नर में विकसित होगा निषेचन के बाद। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्रों के द्वारा। ठीक है। कोई व्यक्ति ग्वाइटर यानी गलगंड नामक व्याधि से यानी रोग से ग्रसित है। इस व्यक्ति के निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं करेगा? तो थायराइड ग्लैंड ठीक से कार्य नहीं होगा, तो जब ग्वाइटर रोग से रहेगा प्रभावित थायराइड ग्लैंड। शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होते हैं? तो इंसुलिन की कमी से होते हैं, और वो भी बीटा इंसुलिन से। कौन सी ग्रंथि रक्त में लवण का सही संतुलन बनाए रखने वाले हार्मोन का स्राव करती है? तो एड्रिनल ग्लैंड, जो लवण का सही संतुलन बनाए रखने में हार्मोन का स्राव करती है। कौन से ग्रंथि रक्त में लवण का सही संतुलन बनाए रखती है? तो एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है? तो रक्त में लवण का सही संतुलन बना के रखती है, एड्रिनल ग्लैंड। कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन कौन है चुनना है। तो पहला कह रहा है एड्रेनलिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। तो ये सही है। एड्रिनल से क्या होता है? एड्रेनलिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। एड्रेनलिन क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में का संयोजन करती है। तो ये भी क्या सही हो जाएगा। थायराइड एवं एड्रिनल ग्लैंड अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। तो ये गलत हो गया। थायराइड ग्लैंड से निकलती है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलती है। तो 1 और 2 क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि को स्रावित होता है? तो ये पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं। लार्वा के वयस्क मेढक में परिवर्तन के कायांतरण के रूप में जाना जाता है। यह कायांतरण किस में होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्वा के वयस्क में मेढक में परिवर्तन को कायांतरण रूप के जाना जाता है। कायांतरण यानी चेंज, तो ये कौन करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। जो मेढक में लार्वा होता है उसका परिवर्तन का रूप में चेंज करती है, यह थायरॉक्सिन हार्मोन करती है। मेढक से लार्वा निकलती है, यह थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण होता है। मेढक में थायराइड द्वारा क्या होते हैं? स्रावित होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन होते हैं। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन संतुलित आहार का उदाहरण है? तो दूध, हरी सब्जी, दाल, ये सब क्या संतुलित आहार का। कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देती है? तो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन इंस्टेंट एनर्जी देती है। एड्स रोग कैसे फैलते हैं? तो इसका सही कथन क्या है? वायरस या पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के ड्रग के इस्तेमाल से ली जाने वाली सीरीज से भी फैलता है। तो ये सही बात है, सीरीज से भी फैलता है। वायरस संक्रमण एक दूसरे के माध्यम जैसे पीड़ित रोगी माँ दूध से उसके शिशु से हो सकता है। ये भी सही है, ये भी सही है। दूध पिलाने से भी हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने के द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो जाता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के लैंगिक संपर्क के साथ ये भी हो जाता है। विज्ञान में किसी वस्तु पर बल लगना या धक्का या खिंचाव क्या कहलाता है? तो बल कहलाता है। किसके द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो बल के द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, बल के द्वारा। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचान कीजिए। तो इसमें क्या करना है?
किसी वस्तु में विराम अवस्था से गति में ला सकते हैं, ये भी सही। गतिशील वस्तु में दिशा परिवर्तन कर सकते हैं, वस्तु की आकृति परिवर्तन ला सकती है, तो ये तीनों। वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकते हैं, गतिशील वस्तु चाल में परिवर्तन नहीं कर सकता। गतिशील वस्तु क्या करती है, तो चाल में भी परिवर्तन ला सकती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही है। कोई वस्तु बिना बल लगाए क्या होती है, तो अपने आप गति में नहीं आ सकती, ये भी सही है। अपने आप दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती, ये भी सही है। अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती, तो इनमें से सभी हो जाएगा। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहते हैं, तो पेशीय बल कहते हैं। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को कौन बल कहते हैं, तो पेशीय बल कहा जाता है। कारण निम्नलिखित में से पेशीय बल का सही उदाहरण नहीं है, तो पेशीय बल के सही उदाहरण क्या नहीं है, तो किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से जमीन पर रखी पानी की बाल्टी को उठाना। जमीन पर रखी पानी की बाल्टी को उठाना क्या है, पेशीय बल का उदाहरण नहीं है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने हाथों से मेज पर रखी एक पुस्तक को उठाना, ये क्या है, तो पेशीय बल का उदाहरण है। और बाल्टी का पानी उठाना, पानी की बाल्टी उठाना, ये भी क्या है, पेशीय बल। और किसी वस्तु द्वारा दोनों हाथों से फर्श पर रखी मेज को धक्का, ये भी पेशीय बल है। और दोनों हाथ से नाव को खेना बंद कर देना और नाव का पानी कुछ दूरी तक चलकर रुक जाना, ये नहीं पेशीय बल। जब काम ही नहीं होगा तो कहाँ से कार्य होगा। निम्नलिखित में से संपर्क बल है, कौन कौन से संपर्क बल हैं, तो संपर्क बल है। पेशीय बल क्या है, तो एक संपर्क बल है। पेशीय बल संपर्क बल है। और घर्षण बल भी क्या है, एक संपर्क बल है। पेशीय बल और घर्षण बल संपर्क बल है। कह निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए, ठीक है, विचार करना है। तो इसकी दिशा सदैव गति की दिशा में विपरीत होती है। इसकी दिशा किसकी, सदैव गति की दिशा में विपरीत होती है। इसकी दिशा सदैव गति की दिशा में विपरीत होती है। इसकी दिशा सदैव गति की दिशा में विपरीत होती है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगती है। घर्षण बल क्या लगती है, तो सभी गतिशील वस्तुओं पर लगती है, तो एक और दोनों क्या हो जाएंगे, सही। इसकी दिशा सदैव गति की दिशा की विपरीत होती है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है, तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों के दोनों सही है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल डैश का उदाहरण होता है, तो ये गैर संपर्क बल है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल क्या है, तो ये गैर संपर्क बल का उदाहरण है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल क्या है, तो एक गैर संपर्क बल है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है, तो असंपर्क गुरुत्वाकर्षण बल और पेशीय बल, ये क्या है, तो एक असंपर्क बल का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण और पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और पेशीय बल क्या है, तो एक असंपर्क बल का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण और क्रय की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना, इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। सदैव क्या होता है, गति की दिशा की। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगती है। घर्षण बल किस पर लगती है, सभी गतिशील वस्तुओं पर लगती है। चुंबक द्वारा लगाए गए बल क्या होता है, तो गैर संपर्क बल होते हैं, तो ये सब तो पढ़ लिए हैं ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल और पेशीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल और पेशीय बल क्या, तो एक असंपर्क बल का उदाहरण है, गुरुत्वाकर्षण बल और पेशीय बल। जब हम केले के छिलके पर कदम रखते हैं तो हम नीचे क्यों गिरते हैं। जब हम केले के छिलके पर कदम रखते हैं तो हम नीचे क्यों गिरते हैं, तो केले का छिलका चिकना होता है और इस घर्षण पर इतना कम होता है कि हमें खड़े होने के लिए पकड़ नहीं मिलता है। केले के छिलका चिकना होता है और इस घर्षण पर इतना कम होता है कि हमें खड़े होने के लिए पकड़ नहीं मिलता। केले का छिलका चिकना होता है और इस घर्षण इतना कम होता है कि हमें खड़े होने के लिए पकड़ नहीं मिलता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। घर्षण बल कैसा होता है, सदैव ही लगाए गए बल के विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल के विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल के समान दिशा में कार्य करता है।
घर्षण बल है जो लगाए गए बल का क्या करता है, विरोध करता है। तो ये सही है। कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन, घर्षण बल सदैव लगाए गए बल का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव लगाए गए बल के समान दिशा में कार्य करता है। समान दिशा में नहीं, विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो ऑप्शन 2 गलत है, 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी वस्तु पर लगने वाले बल के मापने के लिए किया जाता है? तो स्प्रिंग बैलेंस यानी कमानीदार तुला का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले बल के मापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यानी कमानीदार तुला का प्रयोग किया जाता है। यदि दो रुक्ष सतहों को पॉलिश किया जाता है और संपर्क में रखा जाता है तो उनके बीच घर्षण बल क्या होता है? तो घट जाता है। यदि दो रुक्ष सतहों को पॉलिश किया जाता है, दो रुक्ष सतहों को पॉलिश किया जाता है और संपर्क में रखा जाता है तो उनके बीच का घर्षण बल क्या हो जाता है? घट जाता है। दो रुक्ष सतहों को पॉलिश किया जाता है, दो रुक्ष सतहों को पॉलिश किया जाता है और संपर्क में रखा जाता है, उनके बीच के घर्षण बल क्या हो जाता है? तो ये घट जाता है। उसके बीच का संपर्क में रखा जाता है तो उनके बीच का घर्षण बल क्या होता है? घट जाता है। निम्नलिखित में से कथन पर विचार करें। किसी रुकी हुई वस्तु की विराम गति से प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पाने के लिए किसी वस्तु पर लगाया जाने बल अस्थैतिक घर्षण की माप होती है। किसी रुकी हुई वस्तु के विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार करने के लिए वस्तु पर लगाया गया बल जाने वाला बल अस्थैतिक घर्षण की माप होती है। तो ये क्या हो जाएगा? इनमें से कौन? तो ये सही हो जाएगा। रुकी हुई वस्तु पर क्या होगा? तो विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल अस्थैतिक घर्षण की माप करता है। इस वस्तु पर लगाया जाने वाला बल अस्थैतिक घर्षण का माप होता है प्रारंभ करने की स्थिति में। किसी वस्तु के उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होते हैं। किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। तो इनमें से असत्य कथन कौन कौन है? तो कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं, सभी के सभी क्या है? किसी वस्तु पर उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। नेक्स्ट है, यदि वह घर्षण ना हो, यदि वह घर्षण ना हो तो आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते। यदि वह घर्षण ना हो तो आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते, धागे में गांठ नहीं बांध पाते। यदि वह घर्षण ना हो तो आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते, धागे में गांठ नहीं बांध पाते और घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता था। तो इनमें से सभी हो जाएगा। यदि वह घर्षण ना हो तो आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते हैं, धागे में गांठ नहीं बांध पाते हैं, घर्षण के बिना कोई भवन का निर्माण नहीं हो सकता था। तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में से किसमें घर्षण हानिकारक है? तो ये मशीन की गतिशील पुर्जों में क्या होती है? तो घर्षण हानिकारक करती है। गतिशील पुर्जों को क्या करती है? और कम कर देती है। निम्न में से किसमें घर्षण हानिकारक नहीं है? हानिकारक नहीं है घर्षण, तो जूते के सोल में हानिकारक गिर जाएगा, पेच में भी घर्षण हुआ तो गिर जाएगा, बॉल बेयरिंग ब्रेक लगाने में। किसमें घर्षण हानिकारक नहीं? ब्रेक लगाने में घर्षण हानिकारक नहीं है। बॉल बेयरिंग में भी हानिकारक हो जाएगा, खिया जाएगा। कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़का जाता है? तो घर्षण को कम करने के लिए। घर्षण को कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़का जाता है? घर्षण को कम करने के लिए। यदि दरवाजे के कब्जे पर स्नेहक लगाया जाता है तब घर्षण में क्या होगा? तो उसमें घटेगा। जब दरवाजे के कब्जे पर स्नेहक लगाया जाता है तब घर्षण में क्या होगा? तो ये घटेगा। यदि दरवाजे के कब्जे पर स्नेहक लगाया जाता है तब घर्षण में क्या होगा? तो ये घटेगा। स्नेहक लगा दरवाजे के कब्जे पर स्नेहक लगाया जाता है तब घर्षण क्या होगा? तो ये घटेगा। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो स्नेहक कहते हैं। घर्षण को कम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? स्नेहक कहते हैं। और कब्जे पर स्नेहक लगाया जाता है तो इसका घर्षण क्या होगा? तो घट जाएगा। स्नेहक क्या करती है? तो घर्षण को घटाती है।
जब कोई निकाय दूसरे निकाय की सतह पर लुढ़कता है तो उसकी गति प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? तो लोटनी घर्षण कहते हैं। जब कोई निकाय दूसरे निकाय की सतह पर लुढ़कता है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? जब कोई निकाय दूसरे निकाय की सतह पर लुढ़कता है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनी घर्षण कहते हैं। जब कोई निकाय दूसरे निकाय की सतह पर लुढ़कता है जब कोई निकाय दूसरे निकाय की सतह पर लुढ़कता है तो उसकी प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? लोटनी घर्षण कहा जाता है। लोटनी के घर्षण कहा जाता है। बॉल बेयरिंग का उपयोग होने में किसके लिए किया जाता है? तो ये घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। बॉल बेयरिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोटनिक स्थैतिकी और सर्पी घर्षण का सही बढ़ती क्रम है? लोटनिक स्थैतिकी का तो सबसे पहले क्या होगा? लोटनिक होगा, फिर सर्पी होगा, फिर स्थैतिक घर्षण होगा। लोटनिक सर्पी स्थैतिक। लोटनी सर्पी स्थैतिक क्या है? तो सही के बढ़ते हुए क्रम, पहले लोटनिक होगा, फिर सर्पी होगा, स्थैतिक होगा। लोटनिक स्थैतिक। बॉल बेयरिंग। जब कोई निकाय दूसरे निकाय की सतह पर लुढ़कता है तो उसके गति का प्रतिरोध को क्या कहते हैं? तो लोटनी घर्षण। एक वस्तु है उसके ऊपर और एक वस्तु को फ्रिक्शन करवाया जाता है तो ये लोटनी घर्षण है, ठीक है ना। तो पहले लोटनिक होगा, फिर सर्पी हो जाएगा। लोटेगा साफ तब जाके स्थित होगा। लोटेगा साफ तब जाके स्थित होगा, इसका ट्रिक याद रखना। एक निकाय दूसरी निकाय की सतह पर लुढ़कता है उसे गति का प्रतिरोध को लोटनी घर्षण कहते हैं। जब एक सतह दूसरी सतह पर फिसलती है, सतहों के बीच लगने वाले फिसलती है तो सर्पी घर्षण। फिसलेगी सब सर्पी घर्षण, लुढ़केगा तो लोटनी घटना, एक वस्तु की दूसरी वस्तु पर। या एक सतह से दूसरे सतह पर सरकती है या खिसकती है तो सर्पी घर्षण। स्थिति जब वस्तु के सतह पर स्थिर रखा जाता है तो स्थिति घर्षण होता है। जब वस्तु की सतह पर स्थिर रहता है तो तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो कर्षण कहा जाता है। तरल पदार्थ पर लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो उसे कर्षण कहा जाता है। ये तरल पदार्थ पर लगता है, कर्षण बल कहाँ लगता है? तो तरल पदार्थ पर लगता है, इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस पर घर्षण बल निर्भर करता है? घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो सतह की रुक्षता पर और लंबवत प्रतिक्रिया पर। तो एक और दोनों सही हो जाएगा। सतह की रुक्षता पर, लंबवत प्रतिक्रिया पर घर्षण बल निर्भर करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घर्षण बल की तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करती है। घर्षण बल उसकी तरल के किस गति पर? सापेक्ष गति पर निर्भर करती है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करती है। घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करती है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो एक और दो दोनों हो जाएंगे। घर्षण बल तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करती है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो एक और दोनों हो जाएगा। घर्षण बल उस तरल के सापेक्ष पर निर्भर करती है और घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो एक और दोनों हो जाएगा। ध्वनि डैश द्वारा निर्मित होती है? तो कंपित वस्तुओं के द्वारा निर्मित होती है। कंपित वस्तुओं के द्वारा क्या होती है? ध्वनि निर्मित होती है। करक किसी वस्तु के इधर या उधर या आगे पीछे की गति क्या कहलाएगी? तो कंपन कहलाती है। इधर या उधर की गति को क्या कहलाती है? कंपन कहलाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, विचार करेंगे। करक कंपायमान वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। कंपायमान ध्वनि उत्पन्न करती है। कंपायमान क्या करती है? तो ध्वनि उत्पन्न करती है। तो ये सही है। कंपन हमें आसानी से दिखाई देते हैं लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि उन्हें अनुभव भी नहीं कर पाते हैं, आसानी से नहीं देख पाते तो हैं। कंपाइन वस्तुओं की ध्वनि कंपन हमेशा आसानी से दिखाई देते हैं और अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि उन्हें दिखाई नहीं पाते हैं या अनुभव कर सकते हैं, तथापि इन्हें अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ अनुभव में इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे आसानी से देख पाते हैं, ना कि आसानी से नहीं, अनुभव कर सकते थे तो तब सही हो जाता है दूसरा ऑप्शन। इसलिए एक ही सही है, कंपन वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। मनुष्य में ध्वनि डैश द्वारा उत्पन्न होती है? तो वाक् यंत्र के द्वारा। वाक् यंत्र यानी लेरिंग्स के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है।
लेरिंग्स के द्वारा। वाक् यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक् तंतु तनित होते हैं। वाक् यंत्र या कंठ के आर पार दो क्या होते हैं? दो वाक् तंतु क्या होते हैं? तनित होते हैं। जब फेफड़े बलपूर्वक झिरी से बाहर निकलते हैं तो वाक् तंतु कंपित होते हैं, जिसकी ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक् यंत्र श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होते हैं। वाक् यंत्र श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होते हैं। वाक् यंत्र कंठ के आर पार में दो वाक् तंतु तनित होते हैं, झिरी से बाहर निकलते, बलपूर्वक झिरी से बाहर निकलते हैं और वाक् तंतु कंपित होते हैं, जिसे ध्वनि उत्पन्न करते हैं। नहीं, फेफड़े के वायु के बलपूर्वक थोड़े होते हैं। तो इसका 1 और 2, 1 और 3 सही है। ठीक है, 1 और 3 इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। महिलाओं के वाक् तंतु पुरुषों के वाक् तंतु से होती है तो 5 mm छोटा होती है। पुरुषों के वाक् तंतु से 5 mm छोटा होता है। 5 mm क्या होती है? छोटी होती है वाक् तंतु पुरुषों के से। और वाक् तंतु की लंबाई 20 मीटर होती है पुरुषों के और 15 मीटर महिलाओं के होते हैं। 15 mm होती है वाक् तंतु महिलाओं के और पुरुषों के 20 mm होता है। पुरुषों तथा महिलाओं के वाक् तंतु कितना होता है? तो पुरुषों का 20 होगा और महिलाओं का 15 mm होगा। 15 mm होगा। वाक् यंत्र की लंबाई किसमें सबसे छोटी होती है? तो बच्चे में सबसे छोटी होती है वाक् यंत्र की लंबाई। इसका कितना होता है? तो ये पता नहीं है। ध्वनि संचरण के लिए आवश्यकता माध्यम अवस्था होती है, तो ध्वनि सभी में गमन कर सकती है। आवश्यक माध्यम होती है तो ऐसे तो ठोस होगा ना, तो ये सभी में हो, ठोस, द्रव, तरल में, सब में ये क्या करती है? गमन करती है। ध्वनि संचरण के लिए आवश्यक माध्यम की अवस्था होती है ठोस, तरल, गैस। ये सभी में क्या करती है? तो आवश्यक माध्यम होती है। ध्वनि निम्नलिखित में से किसमें गति नहीं कर सकती है? तो निर्वात में ध्वनि गति नहीं कर सकती है। ठीक है ना, निर्वात में ध्वनि गति नहीं करता। ठोस, द्रव, तरल में, सब में ये ध्वनि करती है, लेकिन निर्वात में नहीं करती। कान के बाहरी भाग का आकार की तरह होती है। तो ये कान के बाहरी भाग का आकार कैसी होती है? कीप की आकार, यानी फनल के आकार की जैसी होती है। जब ध्वनि नलिका से गुजरती है, अरे बंद करेंगे, रिकॉर्डिंग कर ले तो समझ में नहीं आ रहा है। रिकॉर्डिंग कर ले, कितना सब्सक्राइबर है? हमारा सब्सक्राइबर से नौकरी से जब ध्वनि नलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है। जब ध्वनि नलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है, इसे क्या कहते हैं? तो कर्णपट कहते हैं। जब ध्वनि नलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है, उसे कर्णपट कहा जाता है। कान की बाहरी भाग की कीप कैसी होती है? तो कीप जैसी होती है। और जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो नलिका से गुजरती है और सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है, उसे कर्णपट कहते हैं। कर्णपट कहा जाता है। अपने कानों में कोई तीखी या नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए, किसकी क्षति पहुंचा सकती है? तो कर्णपट झिल्ली को तीखी या नुकीली कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए या किसकी क्षति पहुंचा सकती है? तो कर्णपट झिल्ली को कानों में क्या क्षति पहुंचा सकते हैं। असत्य कथन, गलत कथन को चुनना है। तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या में दोलन की आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, इसका हर्ट्ज होता है, और 1 हर्ट्ज आवृत्ति का दोलन प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो इनमें से कोई गलत नहीं होता। 1 हर्ट्ज आवृत्ति का दोलन 1 प्रति सेकंड होता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापता है। हर्ट्ज को SZ से संकेत करते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति की ध्वनि 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। तो इनमें कौन कौन है? आवृत्ति और आयाम। ध्वनि आवृत्ति किस पर? आवृत्ति और आयाम पर निर्भर करेगा। तीव्रता, तरत्व आवृत्ति आयाम पर डिपेंड करेगा। तीव्रता और इंटेंसिटी, तीव्रता। आवृत्ति किस पर?
तारत्व आवृत्ति पर डिपेंड करता है, तीव्रता आयाम पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आवृत्ति ध्वनि के दो महत्वपूर्ण कौन कौन है, तो आवृत्ति ध्वनि के दो महत्वपूर्ण है, आवृत्ति और आयाम हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति और आयाम। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के समानुपातिक होते हैं। तो ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के उत्पन्न करने वाले साउंड हो गया जो √d होते हैं, वर्ग के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के समानुपातिक होते हैं। कितने डेसिबल अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक है, तो 80 डेसिबल से अधिक क्या होते हैं, कष्टदायक के रूप में। सामान्य श्वास में कितना डेसिबल होती है, तो 10 डेसिबल समान श्वास के लिए। मंद फुसफुसाहट के लिए कितना डेसिबल, 30 डेसिबल होते हैं मंद फुसफुसाहट के लिए। समान श्वास के लिए 10 डेसिबल। समान बातचीत के लिए 60 डेसिबल होते हैं, समान बातचीत के लिए 60 डेसिबल। व्यस्त यातायात के लिए 70 डेसिबल, व्यस्त यातायात के लिए 70, समान श्वास के लिए 10, फुसफुसाहट के लिए 30 डेसिबल, बातचीत के लिए 60 डेसिबल। समान सांस लेंगे तो 10 डेसिबल होगा, फुसफुसाहट होगा तो 30 डेसिबल, बातचीत करेंगे तो 60 डेसिबल, डबल कर देंगे तो इसका व्यस्त के लिए 70 डेसिबल और एवरेज फैक्टर 80 डेसिबल होगा। व्यस्त यातायात रोड वोड चलेगा तो 70 डेसिबल और एक्सेस 80 डेसिबल हो जाता है। ध्वनि की प्रबलता निर्धारण किया जाता है, तो प्रबलता ध्वनि की प्रबलता किस पर डिपेंड करती है, तो आयाम पर करता है। ध्वनि के कंपन के आयाम के द्वारा ध्वनि की प्रबलता को डिपेंड करती है। कंपन के आयाम के द्वारा कंपन के ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन के आयाम के द्वारा करती है। समान बातचीत में कितना डेसिबल होता है, तो समान बातचीत में यहाँ पे तो 30 डेसिबल है, ऐसे 10 डेसिबल होता है। समान बातचीत में 30 डेसिबल, सांस लेने में 10 डेसिबल। व्यस्त यातायात के लिए 70 डेसिबल, औसत फैक्ट्री 80 डेसिबल, मंद फुसफुसाहट होगा तो 60 डेसिबल। तो एक का कितना, एक का 3, समान बातचीत वार्तालाप के लिए कितना, 30 डेसिबल। समान बातचीत के लिए कितना, 60 डेसिबल, ठीक है। व्यस्त के लिए कितना हो जाएगा, तो 70 डेसिबल। औसत फैक्टर कितना, 80 डेसिबल। और मंद फुसफुसाहट के लिए 30, सांस लेंगे तो 10 डेसिबल, मंद फुसफुसाहट होगा तो 30 डेसिबल और समान बातचीत वार्तालाप होगा तो 60 डेसिबल, औसत फैक्ट्री होगा तो 80 डेसिबल और एवरेज फैक्टर। जब कंपन का आयाम बड़ा होता है तो किस प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उच्च स्वर होगा। जब कंपन का आयाम बड़ा होगा तो किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करेगा, तो उच्च स्वर उत्पन्न करेगा। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ध्वनि की आवृत्ति पर किया जाता है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, ध्वनि के आवृत्ति पर निर्धारित किया जाता है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीक्ष्णता आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी तीव्रता आवृत्ति पर निर्भर करती है ध्वनि के। कथन दिया गया, तो एक ढोल निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है जबकि पियानो उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। निम्न ढोल क्या करती है, तो निम्न तारत्व को और पियानो उच्च तारत्व को उत्पन्न करती है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये सही है। ढोल निम्न तारत्व को और पियानो उच्च तारत्व को उत्पन्न करती है। एक कंपन करती है वस्तु के कंपन का आयाम ध्वनि के प्रबलता ध्वनि का एक कंपन करती हुई वस्तु के कंपन का आयाम कंपन के आयाम ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करता है। तो ए और दोनों क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। एक कंपन करती हुई वस्तु की कंपन आयाम ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करती है। शेर की दहाड़ परवल और पक्षियों की आवाज़ छिन्न होता है। शेर की दहाड़ होता है जो परवल और पक्षियों की आवाज़ क्या होती है, छिन्न होती है। और इसका उचित कारण क्या है, तो शेर की दहाड़ परवल और पक्षियों की आवाज़ छिन्न होती है, इसका उचित कारण क्या है, तो शेर की दहाड़ आयाम पक्षियों की ध्वनि के आयाम की तुलना में अधिक होता है। शेर की दहाड़ होता है, शेर की दहाड़ के आयाम पक्षियों की ध्वनि के आयाम की तुलना में क्या होते हैं, अधिक होते हैं।
एक महिला की आवाज़ एक आदमी की तुलना में तीखी क्यों होती है? तो उच्च आवृत्ति का। अरे हल्ला कर मारे। एक महिला की आवाज़ एक आदमी की तुलना में तीखी क्यों होती है? उच्च आवृत्ति के कारण। उच्च आवृत्ति के कारण महिला की आवाज़ क्या होते हैं? तो उच्च आवृत्ति के कारण महिला की आवाज़ तीखी होती है, उच्च आवृत्ति के कारण। लगभग कितना प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनि मानव कान सुन नहीं सकती? तो कितना आवृत्ति से अधिक रहेगा तो ध्वनियाँ का मानव नहीं सुन सकते। तो कितना आवृत्ति? तो 2 यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा तो ह्यूमन नहीं सुन सकता है, ठीक है ना। 20 हर्ट्ज से ऊपर ऑडिबल हो जाएगा तो 20 हर्ट्ज से कम, और ऑडिबल में 20,000 हर्ट्ज से 20,000 के, और इंफ्रारेड में 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाता है। अल्ट्रासोनिक में श्रव्य के लिए 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज जुड़ जाएगा। ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000। चिकित्सक समस्याओं के बीच जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रसव उपकरण किस आवृत्ति पर काम करते हैं? तो 20 हर्ट्ज से ऊपर होते हैं जो प्रसव उपकरण के लिए आवृत्ति का कार्य करते हैं। ध्वनि प्रदूषण अनिद्रा होती है। ध्वनि प्रदूषण से अति तनाव यानी उच्च रक्तचाप भी हो जाता है, चिंता भी होता है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? तो ऊष्मीय प्रभाव का होता है। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? तो ऊष्मीय प्रभाव का। किसका? ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा उत्पन्न करता है तो केवल ऊष्मीय प्रभाव के द्वारा। विद्युत धारा उत्पन्न होता है केवल किसके द्वारा? ऊष्मीय प्रभाव के कारण होता है। टेस्टर नामक युक्तियाँ आधारित हो सकती है। तो टेस्टर नामक युक्तियाँ क्या होती है? टेस्टर नामक युक्तियाँ आधारित हो सकती है किसके? तो केवल ऊष्मीय प्रभाव पर, केवल चुंबकीय प्रभाव पर। तो टेस्टर नामक युक्तियाँ होते हैं जो ऊष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव दोनों पर होते हैं। टेस्टर चुंबकीय और ऊष्मीय दोनों प्रभाव पर होते हैं। निम्नलिखित द्रव पदार्थों में से कौन विद्युत के चालक होते हैं? तो विद्युत के चालक होते हैं सिरका होगा, और तीसरा लवण विलयन। निम्नलिखित द्रव पदार्थों में से कौन से विद्युत चालक होते हैं? तो सिरका और लवण। सिरका और लवण। सिरका और लवण क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं, सिरका और लवण। आसूत जल भी नहीं होते हैं ये, और शर्करा विलयन भी नहीं होगा, ठीक है ना। सिरका और लवण विलयन ये सब क्या है? तो विद्युत के चालक होते हैं। सिरका लवण क्या होते हैं? तो विद्युत के चालक के रूप में कार्य करते हैं। निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक होता है? तो रबड़। विद्युत का कुचालक होता है रबड़। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? तो आसूत जल क्या है? तो हीन चालक होता है। नींबू पानी, सिरका, साबुन पानी ये सब क्या है? तो विद्युत का चालक होता है। नींबू पानी, सिरका, साबुन पानी ये सब क्या है? तो विद्युत का चालक होता है। लेकिन आसूत जल में क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। एलईडी को बैटरी को ऋणात्मक से धनात्मक में जोड़ने में क्या उत्पादन होता है? एक लघु परिपथ। एलईडी को बैटरी के ऋणात्मक से धनात्मक जोड़ने पर क्या उत्पादन होगा? तो एक लघु परिपथ होगा जो ऋणात्मक से धनात्मक जोड़ने में क्या उत्पादन करती है? एक लघु परिपथ। जब विद्युत धारा एक चालक के माध्यम से प्रवाहित होता है तो विलयन का रंग में बदलाव होता है। यह क्या दर्शाती है? तो धारा का रासायनिक प्रभाव दर्शाती है। धारा का रासायनिक प्रभाव दर्शाती है। जब विद्युत धारा एक चालकीय विलयन के माध्यम से प्रवाहित होती है और विलयन के रंग में बदलाव होता है, यह क्या दर्शाती है? तो धारा का रासायनिक प्रभाव दर्शाती है। जब विद्युत धारा एक चालकीय विलयन के माध्यम से प्रवाहित होती है तो विलयन का रंग में बदलाव होता है, यह क्या होता है? तो धारा का रासायनिक प्रभाव को दर्शाती है। विद्युत धारा एक चालकीय विलयन के माध्यम से प्रवाहित होता है, विलयन के रंग के बदलाव में यह क्या दर्शाती है? धारा का रासायनिक प्रभाव। जब इलेक्ट्रोड को अम्लीय पानी में डुबाया जाता है और विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो धनात्मक टर्मिनल पर बने बुलबुले निम्न में से होते हैं? तो ऑक्सीजन गैस होते हैं। जब इलेक्ट्रोड को अम्लीय पानी में डुबाया जाता है और विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो धनात्मक टर्मिनल पर बने बुलबुले निम्न में से होते हैं? ऑक्सीजन गैस होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीजन गैस। जब इलेक्ट्रोड अम्लीय पानी में डुबाया जाता है और विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो धनात्मक टर्मिनल पर बने बुलबुले निम्न में क्या होते हैं? तो ऑक्सीजन गैस होते हैं।
जब इलेक्ट्रोड को अम्लीय पानी में डुबाया जाता है और विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो धनात्मक टर्मिनल पर बुलबुले होते हैं। बुलबुले निम्न में से किस गैस की होती है? तो ऑक्सीजन गैस की होती है। 1880 में रासायनिक विलियम निकलसन ने यह दर्शाया कि इलेक्ट्रोड पर जब जल में डुबाया जाता है तो विलियन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और ऑक्सीजन और तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले पॉजिटिव टर्मिनल पर और हाइड्रोजन के बुलबुले नेगेटिव टर्मिनल पर होते हैं। ऑक्सीजन पॉजिटिव पर, नेगेटिव पर कौन? हाइड्रोजन होते हैं। 1800 में कौन? विलियम निकलसन के द्वारा यह दर्शाया गया था। जब इलेक्ट्रोड को अम्लीय पानी में डुबाया जाता है और विद्युत धारा को प्रभावित किया जाता है तो ऋणात्मक टर्मिनल पर बने बुलबुले निम्न में होते हैं। जब इलेक्ट्रोड को अम्लीय पानी में डुबाया जाता है और विद्युत धारा को प्रभावित किया जाता है, इलेक्ट्रोड को अम्लीय पानी में डुबाया जाता है और विद्युत धारा के प्रभावित किया जाता है तो ऋणात्मक टर्मिनल पर बने बुलबुले निम्न में से होते हैं। तो ये हाइड्रोजन गैस के होते हैं। किसके होते हैं? जब इलेक्ट्रोड को अम्लीय पानी में डुबाया जाता है और विद्युत धारा को प्रभावित किया जाता है तो ऋणात्मक टर्मिनल के बुलबुले में हाइड्रोजन गैस, और पॉजिटिव पर रहेगा तो उसमें ऑक्सीजन गैस होगा। रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में है ना, तो इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं, तो ये सही है। इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बनते हैं। इलेक्ट्रोड पर धातु का निक्षेप भी देखा जा सकता है। विलयन के रंगों में परिवर्तन भी होते हैं। तो 1, 2, 3 इसमें सभी के सभी सही हैं। रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रोड पर गैसों के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोड पर धातुओं के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन भी हो सकते हैं। विद्युत लेपन की प्रक्रिया विद्युत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित होता है? विद्युत लेपन की प्रक्रिया विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होता है? विद्युत लेपन ना, यह रासायनिक विद्युत लेपन होता है जो किसका प्रभाव पर आधारित होता है? तो रासायनिक प्रभाव के आधार पर होता है विद्युत लेपन क्या होता है? तो एक रासायनिक प्रभाव के आधार पर होता है। क्रोमियम लेपन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? क्रोमियम लेपन यह संक्षारित नहीं होता है, ये सही है। इसे खरोच नहीं पड़ती है क्रोमियम लेपन में। इसमें पूरी तरह निर्माण हिसाब से यह महंगा होता है क्रोमियम। यह दिखने में चमकीला नहीं है, तो ये गलत है। चमकीला होता है क्रोमियम, चमकीला होता है। यह संक्षारित नहीं होता है, खरोच नहीं पड़ती है। वस्तुओं के निर्माण हिसाब से यह महंगा होता है क्रोमियम। यह दिखने में चमकीला होता है, न कि नहीं होता। टीन के डिब्बे भोजन के भंडारण के लिए उपयोग किए जाते हैं। लोहे पर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है क्योंकि इसमें टीन लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील है। टीन के डिब्बे भोजन के भंडारण के लिए उपयोग किए जाते हैं और लोहे पर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। टीन लोहे की तुलना में क्या होती है? तो टीन होते हैं जो लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील होते हैं। टीन के डिब्बे में भोजन भंडारण के लिए उपयोग किए जाते हैं। लोहे टीन की विद्युत का लेपन किया जाता है। लोहे पर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है लोहे पर। और टीन है जो लोहे की तुलना में क्या होते हैं? कम अभिक्रियाशील होते हैं। टीन में कोई रिएक्शन ही नहीं होता, इसलिए इसको चिपकाया जाता है लोहे पर। प्राकृतिक परिघटनाएं दिया गया तो 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने दर्शाया कि तड़ित और आपके कपड़ों से निकलने वाले चिंगारी अनिवार्य रूप से समान परिघटना है? तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का घटना है। 1752 में अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिसने तड़ित और आपके कपड़ों से निकलने वाली चिंगारी अनिवार्य रूप से समान परिघटना कहा, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में अमेरिका वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित और आपके वस्त्रों में चिंगारी वास्तव में एक परिघटना, परंतु इस तथ्य के साकार 2000 वर्ष लगे। जब एक प्लास्टिक के स्ट्रा को पॉलीथीन से रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक का स्ट्रा किस प्रकार के आवेश वहन करेगा? जब एक प्लास्टिक के स्ट्रा पॉलीथीन से रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक का स्ट्रा किस आवेश का वहन करेगा? तो ये ऋणात्मक आवेश को, किसका? ऋणात्मक आवेश को वहन करेगा। जब एक प्लास्टिक के स्ट्रा को पॉलीथीन से रगड़ा जाता है, किसको? प्लास्टिक के स्ट्रा पॉलीथीन से रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक का स्ट्रा किस प्रकार के आवेश वहन करेगी? तो प्लास्टिक का स्ट्रा किस प्रकार की आवेश वहन करती है? तो ये ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक आवेश को प्रवाह करती है। जब एक प्लास्टिक के स्ट्रा को पॉलीथीन से रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक का स्ट्रा किस प्रकार के आवेश वहन करती है? निगेटिव। प्लास्टिक का स्ट्रा निगेटिव और पॉलीथीन
पॉलीथीन क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉलीथीन पॉजिटिव, प्लास्टिक एक्स्ट्रा निगेटिव। जब दो निकायों के आवेश समान हो और उन्हें एक दूसरे के निकट रखा जाता है तो फिर वे क्या करेंगे, तो एक दूसरे के प्रतिकर्षित करेंगे। एक दूसरे के निकट रखा जाता है जब दो निकायों का आवेश क्या हो जाए, समान हो जाए, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। जब दो निकायों के आवेश समान हैं और उन्हें एक दूसरे के निकट रखा जाता है तो फिर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जब कांच की छड़ रेशम के से रगड़ा जाता है तो परिपाटी के अनुसार रेशमी कपड़े पर आवेश क्या होते हैं, तो ये ऋणात्मक होगी। जब कांच की छड़ रेशम से रगड़ा जाता है तो परिपाटी के अनुसार रेशम के कपड़े पर निगेटिव हो जाएगी। जैसे पॉलीथीन है और प्लास्टिक का स्ट्रा है, तो प्लास्टिक का स्ट्रा में निगेटिव चार्ज और पॉलीथीन पर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए जब ये कांच को छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो रेशमी कपड़े पर निगेटिव होता है, रेशमी कपड़े पर निगेटिव और कांच के छड़ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये याद कैसे, रेशमी से ऋणात्मक, रेशमी कपड़ा रहेगा तो ऋणात्मक, रेशे इसमें भी रहा उसमें भी रहा, ऋणात्मक हो जाएगा, याद रखना। यदि कांच की छड़ रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है और फुलाए हुए गुब्बारे ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो दोनों में कौन ऋणात्मक आवेश ग्रहण करेगा, तो ऋणात्मक आवेश रेशमी कपड़ा हो जाएगा और ऊनी कपड़ा हो जाएगा, रेशमी कपड़ा और ऊनी कपड़ा। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी दे रहा है ना। रेशमी कपड़ा और रबर के गुब्बारा, जब यदि कांच के छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है, रेशमी कपड़े से, और फुलाए हुए गुब्बारों को ऊनी कपड़े से, फुलाए हुए गुब्बारा को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है, तो रबर का गुब्बारा तो इसमें ऋणात्मक, तो रेशमी कपड़ा पर ऋणात्मक, रबर के गुब्बारा को ऊनी के कपड़े से रगड़ा जाता है तो रबर के गुब्बारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और रेशमी कपड़ा भी ऋणात्मक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग या परिरक्षण के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेश वहन करता है या नहीं, तो इलेक्ट्रोविद्युतदर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग या परिरक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेश वहन करता है या नहीं, विद्युतदर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है कि कोई वस्तु में आवेश वहन कर रहा है या नहीं, कौन देखेगा, तो इलेक्ट्रोस्कोप यानी विद्युतदर्शी के द्वारा देखी जाती है। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को भूसंपर्क कहा जाता है। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने के लिए आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को भूसंपर्क कहा जाता है। भूसंपर्क कहा जाता है। कारक कथनों पर विचार कीजिए और सही नहीं है, गलत कौन नहीं उसको देखना है। गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं नीचे की ओर जाती है जबकि जल की बूंदें ऊपर की ओर जाती हैं, तो ये सही नहीं है। तूफानों के बनते समय जल की धाराएं कहाँ, नीचे की ओर, और जबकि जल की बूंदें ऊपर की ओर जाती है, गलत है। बादल के ऊपरी किनारों निकट के धनावेश एकत्र हो जाते हैं। बादल के ऊपरी किनारों के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं और ऋणावेश बादलों के नीचे किनारों पर संचित हो जाते हैं। धनावेश बादल के किनारों पर रहेगा और ऋणावेश बादल के निचले स्तर पर संचित हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, तो कौन से कथन गलत है, तो ये वाला गलत है। पहला ये वाला क्या है, तो बादल के निकट धनावेश होगा और बादल के निचले किनारे पर क्या रहेगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा। पॉजिटिव चार्ज। विद्युत विसर्जन के प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो अथवा अधिक बादलों के बीच हो सकती हैं। विद्युत विसर्जन क्या होगा, तो दो अथवा अधिक बादलों के बीच हो सकती है, बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। विद्युत विसर्जन किसके बीच होगा, दो अथवा अधिक बादलों के बीच में विद्युत विसर्जन होता है। बादल तथा पृथ्वी के बीच भी हो सकती है विद्युत का विसर्जन, तो एक और दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे।
बादल और पृथ्वी या विभिन्न बादलों के बीच में विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया डैश के कारण बनती है, तो बिजली के कारण बनती है। बादल और पृथ्वी या विभिन्न बादलों के बीच में विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया किसके कारण बनती है, तो बिजली के कारण बनती है। बादलों और पृथ्वी के विभिन्न बादलों के बीच में विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया किसके कारण बनती है, तो बिजली के कारण बनती है। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित झंझावात बादलों की गर्जन के दौरान कौन सा मानव क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित झंझावात बादलों के गर्जन के दौरान कौन सा मानव क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए, तो ये तार वाले फ़ोन से बातचीत करना। तार वाले फ़ोन से बातचीत करना क्या होते हैं, तो त्वरित बादलों के गर्जन के दौरान नहीं करना चाहिए। किसी इमारत में त्वरित चालक क्यों लगाया जाता है, क्योंकि बिजली की इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश या भूमि को में समाहित कर देती है। इमारत से टकराने के बाद बिजली उत्पन्न आवेश या भूमि में क्या करती है, तो समाहित कर देती है, इसलिए लगाया जाता है। एक प्राकृतिक घटना जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती वह क्या है, तो भूकंप। भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक घटना जिसका भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता, भूकंप का। 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप की झटके लगे थे। 2001 में भुज गुजरात में पड़ता है। यह किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। कब आया था, 26 जनवरी 2001 को आया था। डैश अंदर की गहराई को विक्षोभ के कारण कंपन होता है, तो भूपट्टी के अंदर की गहराई के विक्षोभ के कारण क्या होती है, कंपन होती है। भूपट्टी के अंदर विक्षोभ के कारण क्या होती है, कंपन होती है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, तो ठीक है, विचार करते हैं। कह रहा है कि भूकंप के कारण हो सकते हैं, तो कारण क्या है, तो पहला कह रहा है बिजली। बिजली से थोड़े भूकंप आएगा। भूस्खलन से आएगा, गड़गड़ाहट से भी आ जाएगा। गड़गड़ाहट से नहीं आएगा, गड़गड़ाहट तो बारिश के कारण होती है। सुनामी हो जाएगा, बाढ़ हो जाएगा। तो इसमें भूस्खलन हो गया, सुनामी हो गया, बाढ़, ये सब कारण के भूकंप आ सकते हैं। भूस्खलन, सुनामी, बाढ़ और ये तीनों से क्या आ सकती है, भूकंप आ सकती है। भूकंप में बाढ़, भूस्खलन और सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में विशाल सुनामी आया तो महासागरों के चारों तटवर्ती क्षेत्रों में क्या हुई थी, हानि हुई थी। हिंद महासागर में आया था 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था। 26 दिसंबर 2004। पृथ्वी के आंतरिक से बाहरी परतों तक विभिन्न परतों की पहचान कीजिए। आंतरिक से बाहरी परतों तक विभिन्न परतों का पहचान कीजिए। तो आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेंटल और भूपट्टी। पृथ्वी के आंतरिक से बाहरी, तो पहले आंतरिक क्रोड होगा, फिर बाहरी क्रोड होगा, मेंटल होगा, ऐसे क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल, क्रोड होता है, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेंटल, भूपट्टी। आंतरिक से बाहरी परतों का पहचान है। पृथ्वी के कौन से प्लेट भूकंप के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो पृथ्वी की भूपट्टी होती है जो भूकंप के लिए उत्तरदायी होती है। पृथ्वी पर भूस्पंद उत्पन्न हो सकते हैं। कैसे हो सकता है, ज्वालामुखी के फटने से, किसी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से, भूमिगत नाभिकीय विस्फोट से, पृथ्वी के प्लेटों की गतियों के कारण हो सकती है। तो 1, 2, 3, 4 सभी। ज्वालामुखी फटेगा तभी जो भूस्पंद उत्पन्न होगा, उल्कापिंड गिरेगा तब भी, और नाभिकीय विस्फोट होगा तब भी, और पृथ्वी के प्लेटों की गतियों के कारण क्या हो जाएगा, तो भूस्पंद की घटना होती है। भारत में अधिक भूकंप आने की संभावना वाले क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो भूकंप आने वाले क्षेत्र, अधिक भूकंप आने वाले संभावना क्षेत्र कौन कौन है, तो अधिक भूकंप आने वाले संभावना क्षेत्र कौन कौन हो जाएंगे। अधिक भूकंप आने वाले क्षेत्र, तो ये कश्मीर हो जाएगा, और पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय। कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय से ये समस्त उत्तर पूर्व कच्छ के कारण, राजस्थान तथा गंगा के मैदान के कारण दक्षिण भारत के कुछ भाग में भूकंपीय क्षेत्र भी आते हैं। दक्षिण भारत के कुछ भाग में भी आते हैं भूकंप क्षेत्र। कच्छ के कारण राजस्थान तथा गंगा के मैदान में, समस्त उत्तर पूर्व, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय या कश्मीर में। तो ये सभी के सही हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, तो रुड़की में। रुड़की में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है।
रुड़की में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। जहाँ भूकंप उत्पन्न होते हैं उसे फोकस कहलाते हैं। जहाँ भूकंप उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? फोकस कहलाते हैं। जहाँ सबसे पहले भूकंप पहुँचता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। जहाँ सबसे पहले भूकंप पहुँचता है उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। रिक्टर स्केल है जो भूकंप तरंग की तीव्रता मापी जाती है। तो 1 2 3 सही हो जाएगा। 1 2 3 इसका सही हो जाएगा। परावर्तन के बाद पृष्ठ से वापस आने वाली किरण क्या कहलाती? तो एक परावर्तित किरण कहलाती है। जो परावर्तन के बाद पृष्ठ से वापस आने वाली किरणों को परावर्तन के बाद पृष्ठ से वापस आने वाली किरण को एक परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तन के बाद पृष्ठ से वापस आने वाली किरणों को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। जो परावर्तन के बाद पृष्ठ से वापस आने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। किसी पृष्ठ से पड़ने वाले प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? किसी पृष्ठ से पड़ने वाले प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? तो आपतित किरण कहते हैं। जो पृष्ठ से पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी पृष्ठ पर पड़ती किरण को आपतित किरण। कह रहा है कि डैश आपतित किरण के बीच में निर्मित कोण होते हैं। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में निर्मित कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में अभिलंब कोण बनती है। डैश परावर्तित किरण के बीच में परावर्तन अभिलंब हो जाएगा। ये भी अभिलंब। परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। परावर्तन के नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। या निम्न पर प्रकाश किरण परावर्तन के लिए सत्य। तो केवल समतल पृष्ठ के लिए, केवल अवतल पृष्ठ के लिए, केवल उत्तल पृष्ठ, उपयुक्त में से सभी के लिए होते हैं। परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। या निम्न प्रकार के किरण के परावर्तन के लिए सत्य। केवल समतल पृष्ठ के लिए, केवल अवतल पृष्ठ के लिए, केवल उत्तल पृष्ठ के लिए। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ये समतल पृष्ठ में भी काम आएगा, अवतल पृष्ठ में भी आएगा, उत्तल पृष्ठ में, तो उपयुक्त में से सभी के लिए हो जाएगा। आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर कहाँ स्थित होते हैं? आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर कहाँ स्थित होते हैं? आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर कहाँ स्थित होते हैं? आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर कहाँ स्थित होते हैं? तो विभिन्न कहाँ पे स्थित होते हैं? तो एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में। आपतित किरण आपतन बिंदु और पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी क्या होते हैं? तो एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब परावर्तित किरण ये सभी क्या रहते हैं? तो एक ही तल में। अभिलंब किरण आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यह परावर्तन के नियम में किस पर? परावर्तन के नियम में अभिलंब किरण आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यह परावर्तन के नियम में कार्य करती है। दर्पण द्वारा बनाई गई छवि में वस्तु के बायां दाईं ओर दिखाई देती है, बायां दाईं ओर दिखाई देती है और दायां बाईं ओर दिखाई देती है। इसे क्या कहते हैं? तो पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन बायां दायां दिखाई देगा, दायां बायां दिखाई देगा पार्श्व परिवर्तन में। विपरीत परिवर्तन तब नहीं होता है जब क्या होते हैं? तो परिवर्तन के बाद समांतर रहते हैं। विपरीत परिवर्तन तब नहीं होता है जब परिवर्तन के बाद क्या हो जाए? विपरीत परिवर्तन तब नहीं होता है जब परिवर्तन के बाद समांतर हो जाएगा। परिवर्तन के बाद जैसे लेंस है, परिवर्तन के बाद समांतर हो जाएगा तो विपरीत परिवर्तन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर परिवर्तन के बाद समांतर हो जाएगा तो विपरीत परिवर्तन नहीं होगा। जब दर्पण के जैसे अधिक चमकदार सतह पर प्रकाश आपतित होती है, जब दर्पण के जैसे अधिक चमकदार सतह पर प्रकाश क्या होती है? आपतित होती है। जब दर्पण के जैसे अधिक चमकदार सतह पर प्रकाश हो तो नियमित परिवर्तन होती है। जब दर्पण के जैसे अधिक चमकदार सतह पर प्रकाश आपतित होती है, जब दर्पण के जैसे अधिक चमकदार सतह पर प्रकाश आपतित होती है तो यह क्या होता है? नियमित परिवर्तन होती है। जब दर्पण के जैसे अधिक चमकदार सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो क्या कहलाता है? तो नियमित परावर्तन होता है। जब दर्पण के जैसे अधिक चमकदार सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन होता है।
बहुमूर्ति दशा। बहुमूर्ति दशा यानी क्लाइडोस्कोप का सिद्धांत आधारित होता है। तो किस पर होता है? तो एक समतल दर्पण पर बहुल परावर्तन के बाद होता है। बहुमूर्ति दशा किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो एक समतल दर्पण पर बहुल परावर्तन के बाद होता है। क्लाइडोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बहुल परावर्तन पर। समतल दर्पण द्वारा बहुल परावर्तन पर बहुमूर्ति दशा यानी क्लाइडोस्कोप का सिद्धांत आधारित होता है। एक समतल दर्पण द्वारा बहुल परिवर्तन पर आधारित होती है। सफ़ेद प्रकाश इसके घटक रंगों में विभाजन को क्या कहा जाता है? तो विक्षेपण कहते हैं। सफ़ेद प्रकाश इसके घटकों रंगों में विभाजन को क्या कहलाता है? विक्षेपण कहते हैं। आँखें के पारदर्शी अग्रभाग को आप क्या कहते हैं? तो स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया कहते हैं। आँख के पारदर्शी अग्रभाग को आप क्या कहते हैं? तो स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया कहते हैं। आँखें के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया कहते हैं। आँखें के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल कहते हैं यानी कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे के गहरी मांसल संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? परितारका। जो कॉर्निया के पीछे होती है और गहरी मांसल संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? आइरिस कहा जाता है, जो कॉर्निया के पीछे पाई जाती है। परितारिका कॉर्निया के पीछे अनेक रंग पेशी संरचना पाए जाते हैं जिसे आइरिस कहा जाता है। इसमें रंग भरा होता है और एक छोटा सा द्वार होता है जिसका पुतली कहते हैं। पुतली के साइज परितारिका को नियंत्रित करती है। पुतली के साइज को क्या करती है? नियंत्रित कौन करती है? परितारिका। परितारिका क्या करती है? पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। परितारिका। परितारिका जो कॉर्निया के पीछे होते हैं, जो गहरे रंग के पेशी संरचना होती है, गहरे रंग के मांसल संरचना और पेशी संरचना होती है, उसे परितारिका होती है, जो कॉर्निया के पीछे रहती है। परितारिका। मानव आँख एक महत्वपूर्ण अंग परितारिका का क्या कार्य है? तो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। परितारिका क्या करती है? पुतली को नियंत्रित करती है। नेत्र के उस भाग का नाम बताइए जो विशिष्ट रंग प्रदान करता है। तो ये परितारिका है। जो नेत्र का उस भाग का नाम बताइए जो विशिष्ट रंग प्रदान करता है। विशिष्ट रंग प्रदान करता है परितारिका। आँख का कौन सा भाग जो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो परितारिका है। जो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो परितारिका। पुतली का आकार डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये परितारिका के द्वारा। पुतली का आकार डैश के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पुतली का आकार डैश के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पुतली के आकार डैश के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। पुतली के आकार परितारिका के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पुतली का आकार किसके द्वारा? परितारिका के द्वारा। लेंस प्रकाश के आँख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। इस परत को क्या कहते हैं? तो दृष्टिपटल कहा जाता है। लेंस जो प्रकाश के आँख के पीछे का एक परत पर फोकसित करता है। लेंस प्रकाश को आँख के पीछे का एक परत पर फोकसित करता है। इस परत को क्या कहते हैं? दृष्टिपटल कहते हैं। लेंस प्रकाश को आँख के पीछे का एक परत पर फोकसित करता है। इस परत को क्या कहते हैं? दृष्टिपटल कहते हैं। लेंस प्रकाश के आँख के पीछे का एक परत पर फोकसित करता है। इस परत को दृष्टिपटल कहा जाता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को डैश द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचा दिया जाता है। तो मस्तिष्क तक पहुँचा। तंत्रिका कोशिका द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को डैश द्वारा मस्तिष्क तो दृक् तंत्रिका के द्वारा पहुँचा दिया जाता है। दृक् तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचाती है। संवेदनाओं को किसके द्वारा पहुँचाती है? तो दृक् तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचा देती है। मानव नेत्र में शल्काओं और शंकों के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। शल्काओं। मानव नेत्र में शल्काओं और शंकों के विषय में सही कथन का चयन करें। तो शल्का। मानव नेत्र में शल्काओं और शंकों के विषय में सही कथन चुने। तो शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। शंकु क्या करती है? तो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। शल्काओं और शंकों के विषय में सही कथन क्या है? तो शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। शंकु क्या करती है? तो शंकु नेत्र शल्काओं और शंकों का विषय में सही कथन क्या है? तो तीव्र प्रकाश और के लिए सुग्राही होते हैं। शल्काओं और शंकों के विषय में तीव्र प्रकाश के लिए क्या होते हैं? ये सुग्राही होते हैं। मानव नेत्र में शंकु के विषय के सही कथन चयन करना है। ठीक है, सही। शंकु मंद प्रकाश को सुग्राही होते हैं, तीव्र प्रकाश के होते हैं, ना कि मंद प्रकाश के। गलत है। शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। शंकु के रंग
सूचनाओं को भेजते हैं, तो 2 और 3 होते हैं। शंकु रंगों की विभिन्न सूचनाओं को भेजते हैं। शंकु क्या करती है, तो तीव्र प्रकाश को सुग्राही होते हैं और रंगों को सूचनाओं भी भेजते हैं। शंकु रंगों की सूचनाओं भी भेजते हैं। दृष्टि ऑप्टिक तंत्रिका, दृष्टि ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना के संयोजन पर संभव नहीं है। दृष्टि ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना के संयोजन पर संभव नहीं है। जहाँ संवेदी कोशिकाएं नहीं है, इस संयोजन को क्या कहते हैं, तो अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु किसे कहते हैं, तो दृष्टि ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना के संयोजन पर संभव नहीं है। रेटिना के संयोजन पर संभव नहीं है। दृष्टि ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना के संयोजक पर संभव नहीं है, जहाँ संवेदी कोशिकाएं नहीं है। इस संयोजन को क्या कहते हैं, तो अंध बिंदु कहते हैं। दृष्टि ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना के संयोजन पर संभव नहीं है। रेटिना के संयोजन पर संभव नहीं है। दृष्टि ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना के संयोजन पर संभव नहीं है, जहाँ संवेदी कोशिकाएं नहीं है। इस संयोजन का अंध बिंदु कहा जाता है। इस संयोजन को क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। एक छवि का प्रभाव मानव नेत्र के नेत्र पटल पर लगभग कब तक बना रहता है, तो 1/16 सेकंड तक बनता है। एक छवि का प्रभाव मानव नेत्र के नेत्र पटल पर लगभग कब तक बना रहता है, तो 1/16 सेकंड तक होता है। नेत्र पर एक छवि नेत्र पटल पर कितना सेकंड तक बना रहता है, तो 1/16 सेकंड तक, 1/16 सेकंड। हम जो चलचित्र देखते हैं वास्तव में अलग अलग के अनेक चित्रों के उपयुक्त क्रम में पर्दे पर प्रक्षेपण होता है। उन्हें नेत्र के सामने प्राय किस दर पर परिवर्तित होते दिखाई देता है, तो 16 प्रतिबिंब प्रति सेकंड है। हमें जब चलचित्र देखते हैं यानी सिनेमा देखते हैं, तो वास्तव में अलग अलग चित्रों का उपयुक्त क्रम में पर्दे पर प्रक्षेपण होता है। उन नेत्र के सामने प्राय किस दर से परिवर्तित चेंज होता है। जो हम मूवी देखते हैं तो उसमें चलचित्र के रूप में पर्दे पर क्या होता है, प्रक्षेपण होता है। तो नेत्र प्राय किस दर से परिवर्तित होता है, 16 प्रतिबिंब प्रति सेकंड। 16 प्रतिबिंब प्रति सेकंड से चेंज होती है, 16 प्रतिबिंब प्रति सेकंड से। एक समान वयस्क मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि कितना होनी चाहिए, तो 25 है। एक समान वयस्क मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि न्यूनतम कितना होना है, सुस्पष्ट दृष्टि 25 सेंटीमीटर तक होना चाहिए और 1/16 सेकंड तक आँख पर बनती है और 25 सेंटीमीटर दृष्टि क्या होती है, न्यूनतम होनी चाहिए। और 17 मीटर तक क्या होती है, ध्वनि का गुंजन सुनाई देती है। याद रखना तीनों पॉइंट। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। विशेष रूप से वृद्धावस्था में क्या होती है, नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है और इसे मोतियाबिंद कहते हैं। इस दोष की चिकित्सा संभव नहीं है, तो ये बात सही है, संभव नहीं है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र की वस्तुओं का स्पष्ट तय देख सकता है, आयु के साथ कभी कभी परिवर्तित नहीं होती है, तो ये भी सही है। नेत्र स्पष्ट देख सकता है, आयु के साथ साथ कभी परिवर्तित नहीं होती है, वह न्यूनतम दूरी। तो एक और दोनों क्या हो जाएंगे, सही। उपरोक्त में से सही नहीं है, तो दोनों के दोनों क्या है, सही नहीं है, ठीक है ना। इसका चिकित्सा संभव है, इसका भी परिवर्तित नहीं होती है, ये गलत है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश अथवा लेजर टॉर्च का प्रकाश किसको क्षति पहुंचा सकता है। अत्यधिक तीव्र प्रकाश या लेजर टॉर्च का प्रकाश किसको क्षति पहुंचा सकता है। अत्यधिक तीव्र प्रकाश या लेजर टॉर्च का प्रकाश किसको प्रभाव कर सकता है, रेटिना को। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश या लेजर टॉर्च का प्रकाश किसको क्षति पहुंचाती है, तो रेटिना को। अत्यधिक तीव्र प्रकाश और टॉर्च का प्रकाश किसको क्षति पहुंचाती है, तो रेटिना को क्षति पहुंचाती है, इंपॉर्टेंट है। किस विटामिन की कमी में रतौंधी होती है, तो विटामिन ए की कमी से। कच्ची गाजर, फूलगोभी तथा हरी सब्जियां तथा कॉड लिवर तेल किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से होती है। कच्ची गाजर, फूलगोभी तथा हरी सब्जियां, कॉड लिवर तेल किस विटामिन की कमी होती है, विटामिन ए। ब्रेल पद्धति कितने बिंदुक्त पैटर्न होते हैं, तो 63 होते हैं। टोटल कितना, 63 होते हैं। ब्रेल लिपि पद्धति में कितने बिंदुकित पैटर्न होते हैं, तो 63 होते हैं। चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है, तो ये ब्रेल से संबंधित है। चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन क्या है, तो ब्रेल होती है।
ब्रेल में 6 पॉइंट होता है, ठीक है ना, 6 पॉइंट 1932 में अपनाई गई थी ब्रेल लिपि। इसमें चक्षुष व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय संबंधित है ब्रेल लिपि। अब पढ़े 116 के बाद यहाँ तक।